हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के नए अध्याय मूल अधिकार की शुरुआत करेंगे। मूल अधिकार आपको पता है ये एक राजनीतिक अधिकार हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हमें मूल अधिकार प्रदान करते हैं। ये जो अधिकार है वो अमेरिका के विधान से प्रभावित रहे हैं। अब भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि मूल अधिकार ऐसे आधार हैं जिनके विरुद्ध अगर कोई भी इनका हनन या उल्लंघन करता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब मूल अधिकार उचित है, अब इनमें जो भी संशोधन है वो उचित है या नहीं, इनके उल्लंघन पर हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब भारत का संविधान बिना किसी भेदभाव और गारंटी के हर व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करता है। यानी मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला हैं या राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श रहे हैं। ये राज्य के खिलाफ नागरिकों को प्रदान की गई सुरक्षा है। यदि राज्य कोई भी अधिकारों में कटौती करता है या कोई भी संशोधन लेकर आता है तो हम इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये राज्य के खिलाफ नागरिकों को प्रदान की गई सुरक्षा है। अब मूल अधिकार जो मूल हमारा संविधान है उसमें हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, परंतु बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक को हटा दिया गया। अब अगर हम बात करें कौन कौन से अभी 6 मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। अब जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। यानी अब इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। यदि सरकार हमारी संपत्ति को अटैच करे तो इसके खिलाफ हम केवल हाई कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि यदि सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हम केवल तभी जा सकते हैं जब हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों की विशेषताओं की। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिक प्लस जो विदेशी लोग भारत आते हैं उनको भी अवेलेबल हैं। इनकी अभी इस सीरीज में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये असीमित नहीं है। असीमित होने का मतलब ये नहीं है जैसे आर्टिकल 19 हमें व्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा मानहानि के आधार पर कुछ इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो ये असीमित नहीं है, ये वाद योग्य हैं। यानी राज्य यदि इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है और बहुत सारे मूल अधिकारों में संसद यदि चाहे तो संशोधन भी कर सकती है, लेकिन जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध उचित है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय अदालत करेगी और सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत न्यायिक समीक्षा करके इसके फैसले को रोक भी सकती है। तो सरकार के एक पक्षीय निर्णय के खिलाफ हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है कि यदि आपके मूल अधिकारों में कटौती हो या उल्लंघन हो तो हम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ व्यक्तियों के खिलाफ है तो कुछ व्यक्तियों के खिलाफ है, जैसे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का जो अधिनियम इसके तहत बनाया गया था। तो अगर कोई भी व्यक्ति जाति सूचक या ऐसा शब्द यूज करता है तो इसे मूल अधिकार के उल्लंघन के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब ये कुछ सकारात्मक भी है और कुछ नकारात्मक भी हैं। अब हम बात करते हैं कैसे सकारात्मक हैं और कैसे नकारात्मक हैं। सकारात्मक ऐसे हैं कि ये व्यक्तियों के अधिकार हैं, ये हमें व्यक्तिगत तौर पर हमें राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं। लेकिन नकारात्मक ऐसे हैं कि ये सरकार को कुछ करने से रोकते भी हैं। इसलिए कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक भी है, लेकिन ये न्यायोचित है, यानी इनके खिलाफ हम अदालत जा सकते हैं। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को इसका गारंटर और इसको सुरक्षा प्रदान करने वाला बनाया है। लेकिन मूल अधिकार स्थायी नहीं है।
अब अगर स्थायी नहीं है, इससे क्या समझते हैं हम? इससे हम ये समझते हैं कि ये स्थायी नहीं है तो संसद इसमें चाहे तो कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम 368 के तहत विशेष बहुमत के तहत संशोधन करेगी, न कि साधारण बहुमत के तहत। तो यह सभी अधिकार संविधान संशोधन के दायरे में आएंगे और इसके लिए आर्टिकल 368 का विशेष बहुमत का सरकार को प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन अब केशवानंद भारती केस के बाद में एक ऐसी संकल्पना आ गई जिसको आप सभी जानते हैं कि मूलभूत ढांचे की संकल्पना आई। अब सरकार यदि मूल अधिकारों में संशोधन करना चाहे तो इसके मूलभूत ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। अब मूलभूत ढांचा क्या है, इसको हम आगे के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उस समय कुछ मूल अधिकारों में हमारे कटौती हो सकती है, जैसे आर्टिकल 352। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन जीने का अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकार, अगर राष्ट्रीय आपातकाल का जो कारण है उसका आधार यदि बाहरी आक्रमण है तो आर्टिकल 19 में दिए गए 6 स्वतंत्रताएं भी निलंबित हो सकती है। यानी अगर मैं आर्टिकल 20 और 21 की बात करूं तो ये कभी भी निलंबित नहीं होंगे, लेकिन आर्टिकल 19 तभी निलंबित होगा जब आपातकाल का आधार बाहरी आक्रमण रहा हो। इसके अलावा अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, पुलिस बल, गुप्त संस्थाएं, इनके जो भी मूल अधिकार होते हैं, इनके मूल अधिकारों में यदि संसद चाहे तो इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हमारी मूल अधिकारों की ये सीरीज शुरू होती है जिसको हम अलग अलग तरीके से विषयवार इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।